प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे चीन और जापान के बीच जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ जो विवाद हुआ है उसके बारे में। चीन और जापान के बीच मौजूद दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर विवादों में है। दरअसल बुधवार को चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर ने पहली बार जापानी जल क्षेत्र में घुसपैठ की है। ये घुसपैठ तब हुआ जब चीन जापान के नज़दीक एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को पहली बार दो विध्वंसक पोतों के साथ चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के दक्षिणी योनागुनी और इरियोमोटे द्वीपों के बीच से गुजरा। इस दौरान चीनी युद्धपोत ऐसे क्षेत्र के बीच से होकर गुजरा जो जापान की तटरेखा से 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों के तहत इस क्षेत्र पर जापान कुछ हद तक नियंत्रण कर सकता है। जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोशी मोरिया ने कहा है कि टोक्यो ने बीजिंग को अपनी गंभीर चिंताओं से अवगत कराया है। उन्होंने इस घटना को जापान और क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण के दृष्टिकोण से पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। मोरिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम अपने देश के आसपास के जल क्षेत्र में चीनी नौसेना के जहाज़ों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और जानकारी जुटाने तथा सतर्कता और निगरानी करने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। जापान ने पिछले महीने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया था जब उसके एक नौसेना सर्वेक्षण जहाज़ ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन के तुरंत बाद जापानी जल क्षेत्र में प्रवेश किया था। जापानी मीडिया के अनुसार जुलाई में एक जापानी नौसेना विध्वंसक ने ताइवान के पास चीन के प्रादेशिक जल क्षेत्र में दुर्लभ प्रवेश किया था। हाल के वर्षों में जापान के पास और ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि ने टोक्यो की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए डिफेंस बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इसके अलावा जापानी रक्षा मंत्रालय के सालाना श्वेत पत्र में चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरों को उनसे बचाव का जिक्र किया गया है। जापान ने पूरे दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में सेना को मजबूत करने का ऐलान किया है। इससे पहले बुधवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने उसी चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को जो जापान के सबसे दक्षिणी द्वीप योनागुनी की दिशा में अपने पूर्वी तट के जल क्षेत्र से गुजरते हुए देखा था, जो ताइवान से लगभग 110 किलोमीटर पूर्व में है। चीन लोकतांत्रिक रूप में शासित ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। हालांकि ताइवान की कड़ी आपत्तियों के बावजूद बीजिंग की संप्रभुता के दावे को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने के लिए चीन पिछले 5 वर्षों से द्वीप के चारों ओर नियमित अभ्यास कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीन के 3 विमानवाहक पोतों में से सबसे पुराने लियाओनिंग के नेतृत्व में चीनी जहाज़ों को बुधवार की सुबह ताइवान के उत्तर पूर्व में पानी के माध्यम से नौकायन करते हुए देखा गया। ताइवान ने चीनी जहाज़ों पर नज़र बनाए रखी और निगरानी के लिए अपनी सेनाएं भेजी। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान और जापान के बयानों पर कोई जवाब नहीं दिया है। ये अब हम बात करते हैं पेजर ब्लास्ट के बारे में। लेबनान में हिजबुल्लाह को लक्ष्य करके किए गए सैकड़ों पेजर ब्लास्ट पर ईरान बुरी तरह से इजरायल के खिलाफ आग बबूला हो गया है। इस हमले में ईरान के राजदूत की एक आंख चली गई, जबकि दूसरी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मोसाद और इजरायली सेना के इस भयानक और अप्रत्याशित हमले ने ईरान से लेकर हिजबुल्लाह तक को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने अब इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। इन हमलों में अब तक 12 के करीब लोगों की मौत हो गई है और 3000 लोग घायल हैं। इस बीच हिजबुल्लाह और ईरान के पलटवार के डर से इसराइल खौफ में है, उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। इस बीच हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन विमानों से हमला बोला और इसराइल ने अपनी तोपों से इसका करारा जवाब दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने एक बयान जारी करके इसराइल के इस हमले की निंदा की है, इसे यहूदी देश की आतंकी कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक हत्या का उदाहरण है। ईरान ने हिजबुल्लाह की मदद के लिए आंखों के डॉक्टर और बचाव दल को तत्काल लेबनान रवाना किया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 500 लोगों की आंखें खराब हो गई हैं। ईरान के राजदूत के हाथ और चेहरे पर भी चोट लगी है। उन्हें तेहरान ले जाया जा रहा है ताकि बेहतर इलाज किया जा सके। इस बीच हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने गलीली इलाके में जवाबी हमला बोला है। इससे इसराइल के उत्तरी इलाके में हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। इसराइल की सेना अब लेबनान पर जमीनी हमला बोलने की तैयारी कर रही है। हिजबुल्लाह ने माना है कि इसराइल की सेना तकनीकी या खुफिया जानकारी के मामले में ज़्यादा दक्ष है और इसी वजह से उसने पेजर बम का ऑपरेशन अंजाम दिया है। एक हिजबुल्लाह प्रवक्ता ने कहा है कि 1 मिनट के अंदर ही हमारे दुश्मन इसराइल ने संघर्ष के शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेबनान के अल जदीद टीवी चैनल ने इजरायली सेना पर इन पेजरों की बैटरियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसके कारण विस्फोट हुए। घायलों को लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके दक्षिणी उपनगरों में स्थित दई के अस्पतालों में ले जाया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिराज अबैद ने बताया करीब 3000 लोग विस्फोटों में घायल हो गए हैं, उसमें 200 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार हिजबुल्लाह की सक्षम एजेंसियां वर्तमान में एक साथ हुए इन विस्फोटों के कारणों का पता लगाने के लिए
व्यापक सुरक्षा और वैज्ञानिक जांच कर रही है। इजरायली समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इजराइल ने रॉयटर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पेजर विस्फोटों में हिजबुल्लाह का एक प्रमुख सदस्य हताहतों में से एक है। आइए अब हम बात करते हैं पेजर के बारे में। लेबनान में रहस्यमय पेजर विस्फोटों ने देश को हिलाकर रख दिया है। मंगलवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों समेत कई क्षेत्रों में हुए धमाकों ने देश को असमंजस में डाल दिया है। अधिकारी इन धमाकों के पीछे की वजह जानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। लेबनान ने इसराइल पर धमाकों का आरोप लगाया है, लेकिन इसराइल ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। वहीं इन धमाकों के बाद पेजर अचानक से दुनिया भर में चर्चा में आ गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ये पेजर क्या है और कैसे इतनी बड़ी तबाही की वजह बने हैं। पेजर दरअसल एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है जो अल्फ़ा न्यूमरिक और या वॉइस मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इनको बीपर के नाम से भी जाना जाता है। ये डिवाइस 1980 और 90 के दशक में लोकप्रिय थी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत कम है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में मैसेज भेजने के लिए पेजर का उपयोग करते हैं। मोबाइल फ़ोन की तुलना में इसको ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए हिजबुल्लाह ने इस डिवाइस को संचार के लिए चुना था। हिजबुल्लाह के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ब्लास्ट हुई कई पेजर्स उनके सदस्यों के थे। ये पेजर जिन्हें हिजबुल्लाह संचार का एक सुरक्षित तरीके मान रहा था, वहीं उस पर हमले का हथियार बन गए। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ लंबे समय से संघर्ष में लगे इजरायली बलों ने पेजर्स निशाना बनाकर एक गुप्त अभियान चलाया और इन धमाकों को अंजाम दिया। हालांकि इजरायल ने आधिकारिक तौर पर इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हिजबुल्लाह ने पेजर के एक साथ विस्फोट के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि इजराइल से इन हमलों का बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि इस आपराधिक कृत्य के लिए इजराइल जिम्मेदार है और उसे इस आक्रमण के लिए निश्चित रूप से सजा मिलेगी। पेजर में विस्फोट के कारण अभी पता नहीं चल सके हैं। एसके अटकलें हैं कि पेजर के भीतर लिथियम बैटरी के अधिक गर्म होने से ये ब्लास्ट हुए। इन बैटरियों को गर्म करने के लिए विस्फोटक अंदर था। कई रिपोर्ट बताती है कि तकनीक का उपयोग करके ये विस्फोट किए गए हैं। लेबनान की सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आगे की जांच से जोखिमों को स्पष्ट होने तक इसी तरह के उपकरणों का उपयोग करने से बचें। लेबनान में अब फिलहाल अस्पताल हाई अलर्ट पर है, घायलों का इलाज कर रहे हैं। अस्पतालों में रक्तदान के लिए आह्वान कर रहे हैं। दूसरी ओर लेबनानी अधिकारी देश पर और हमलों की आशंकाओं के साथ अलर्ट पर हैं। इसराइल ने भी कही थी हिजबुल्लाह पर कार्रवाई की बात। इसराइल ने भले ही लेबनान में धमाकों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन हालिया घटनाक्रम उसकी भूमिका की ओर इशारा करती है। कुछ ही दिन पहले इजरायली अधिकारियों ने चल रही झड़पों के जवाब में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का संकेत दिया था। इसके बाद लेबनान में विस्फोट हुए। इन धमाकों ने क्षेत्र में आगे की जवाबी कार्रवाई और बढ़ती हिंसा की आशंकाओं को और गहरा कर दिया है। आइए अब हम बात करें राहुल गांधी की अमेरिकी दौरे के दौरान जो एक पत्रकार के साथ जो है बुरा बर्ताव किया गया उसके बारे में। अमेरिका के डलास में इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर एक भारतीय पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थी। तब से इस मामले में लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार निशाने पर है और वाशिंगटन के सांसदों और नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि पत्रकार की रिकॉर्डिंग को हटाना प्रथम संशोधन का उल्लंघन है। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी रोक खन्ना ने पत्रकार के प्रति कड़ा समर्थन व्यक्त किया है। बता दें कि ये घटना राहुल गांधी की हाल ही में अमेरिका की यात्रा के दौरान हुई थी। डालास में पिछले सप्ताह इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के सदस्यों ने कथित तौर पर एक भारतीय पत्रकार के साथ बदसलूकी की थी। रोक खन्ना ने राहुल गांधी के सहायक कर्मचारियों की हरकतों की आलोचना की है। इसमें शारीरिक हमले और फ़ोन जब्त करने को प्रेस की स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन बताया। खन्ना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है, मैं पत्रकार के साथ खड़ा हूं और पहले संशोधन के लिए अपने समर्थन में स्पष्ट हूं। कैलिफोर्निया के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे रोक खन्ना ने कहा कि वह एक निष्पक्ष पत्रकार है। उनके फ़ोन को छीनना, उन्हें धक्का देना और उनकी रिकॉर्डिंग को डिलीट करना अनैतिक और व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ विश्वासघात है। वहीं अमेरिकी सांसद सी थानेदार ने भी घटना की पूरी तरह से स्वीकार बताया। उन्होंने कहा सुरक्षा कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि अमेरिका में काम करने वाले पत्रकारों को प्रथम संशोधन के तहत संरक्षण हासिल है, चाहे साक्षात्कारकर्ता, पत्रकार या सुरक्षा दल की राष्ट्रीय कुछ भी हो। थानेदार ने कहा कि पत्रकार ने कांग्रेस नेता सैम पेद्रो के साथ ऑन द रिकॉर्ड साक्षात्कार किया था और साक्षात्कार की विषय वस्तु या अवधि को नियंत्रित करने में सुरक्षा टीम की कोई भूमिका नहीं थी। नेशनल प्रेस क्लब की अध्यक्ष एमिली विल्किंसन ने कहा है, उन्हें पत्रकार का फ़ोन लेने या सामग्री हटाने का कोई अधिकार नहीं था। भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक प्रमुख नेता अजय भुटेरिया ने भी पत्रकार के साथ की गई बदसलूकी की निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं पत्रकार के साथ की गई बदसलूकी की स्पष्ट रूप से निंदा करता हूँ। एक स्वतंत्र और स्वतंत्र मीडिया किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ है और सवाल पूछने के लिए एक पत्रकार का दुर्व्यवहार प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। भुटेरिया ने अमेरिकी न्याय विभाग से भी मामले की जाँच करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने विभाजनकारी बयानों और गैर जिम्मेदाराना बयानों से अमेरिका में भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये घटना लोकतांत्रिक सिद्धांतों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनके तथा उनकी टीम के अनादर का एक और उदाहरण है जो उन्होंने यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया है। ये आवश्यक है कि इस व्यवहार की निंदा की जाए, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि मैं प्रथम संशोधन सहित स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों के साथ खड़ा हूँ। किसी भी पत्रकार को कभी भी इस तरह का व्यवहार का सामना नहीं करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार ने कहा था कि वो डलास में राहुल गांधी का इवेंट कवर करने पहुंचे थे। इवेंट से पहले उन्होंने सैम पित्रोदा का एक संक्षिप्त साक्षात्कार किया था जिसमें उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या राहुल गांधी अमेरिकी सांसदों से अपनी मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा उठाएंगे। पत्रकार के मुताबिक यह सवाल पूछने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। पत्रकार ने दावा किया था कि उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया, पित्रोदा के साथ उनका इंटरव्यू डिलीट कर दिया गया। इसके बाद इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने खेद जताया, इस पूरी घटना पर माफ़ी मांगी थी। उन्होंने रोहित को कॉल करके डलास की घटना पर अपनी निराशा व्यक्त की और उनसे औपचारिक माफ़ी मांगी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह इस घटना की जाँच करवाएंगे, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।